मेरे साथ हैं आज हिंदू युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश के मंत्री नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर। हम ये हिंदूवादी हैं, प्रतिक्रियावादी हिंदू हैं और हिंदू युवा वाहिनी में प्रदेश के मंत्री हैं। तो इनसे आप देश की राजनीति के बारे में, देश के इतिहास के बारे में किसी विषय पर हम इनसे सवाल पूछ सकते हैं और ये उसी हिसाब से अपने जवाब देते हैं। आप पहले भी इनके वीडियो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज भी देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। सर, आप हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। आजकल एक प्रश्न सबसे ज़्यादा उठा हुआ है देश के अंदर। सरकार ने 370 धारा के अस्तित्व को ख़त्म किया, 35 ए को ख़त्म किया और जम्मू कश्मीर का शेष भारत में एकीकरण किया पूर्ण रूप से। लेकिन जितना विरोध उसका पाकिस्तान में हो रहा है, उतना ही विरोध देश में कांग्रेस जैसी पार्टियां कर रही हैं। इसका क्या कारण है? ये धारा 370 हो या 35 ए हो, ये विभेदकारी नीति थी, जिस कारण से कभी भी विलय जो होना चाहिए था, जो महाराजा हरि सिंह चाहते थे। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनका जो स्टेट है वो लोकतांत्रिक स्टेट बने, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि वहाँ जो प्रधानमंत्री होता था वो आगे चल करके राजा बनता था। वहाँ प्रधानमंत्री उनके उस वक्त थे शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री वो देखना नहीं चाहते थे कि वो आगे चल करके राजा बने। इसलिए वो चाहते थे कि उनके जो देश है उनका उस वक्त का जो कश्मीर एक अलग से राष्ट्र था, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक परंपरा कायम होनी चाहिए। और उसको लेकर के जब उन्होंने ये व्यवस्था बनाने की विचार जनता के बीच में रखा तो जनता ने उसे स्वीकार किया। लेकिन उसका अगर किसी ने विरोध किया तो शेख अब्दुल्ला ने किया। शेख अब्दुल्ला ने वहाँ की जनता को भड़काने का काम किया और जब जनता को भड़का करके महाराजा के खिलाफ करने की प्रयास किया तो महाराजा ने उठा करके शेख अब्दुल्ला को जेल के अंदर डाल दिया। शेख अब्दुल्ला और नेहरू, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती रही है, पारिवारिक नाता रिश्ता रहा है। वो सारा इतिहास में छिपा नहीं है सबसे क्या रहा है। नेहरू जी उसकी वजह से जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जहाँ मीटिंग चल रही थी उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, राजा की, उसके अंदर वो प्रवेश कर गए मंत्रिमंडल की बैठक में। महाराजा ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन किया कि आप सीधे कैसे आ गए बिना अनुमति के मेरे मंत्रिमंडल की बैठक में, और इसको लेकर के उनकी कहासुनी हुई और उन्होंने वहाँ पर नेहरू को अपमानित किया। और जो वास्तव में किया भी जाना चाहिए था, आप किसी के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उसके दरबार में प्रवेश कर रहे हैं बिना किसी अनुमति के, तो उन्होंने उसको लेकर के ये कहा जाता है कि उनके साथ अभद्रता की। और उसको नेहरू ने ये कहा कि मैं इसलिए प्रवेश किया हूँ कि मैं भारत का होने वाला प्रधानमंत्री हूँ। तब महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि आप भारत के होने वाले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मैं वर्तमान में जम्मू और कश्मीर स्टेट का राजा हूँ, तो ये राज्य मेरा है, यहाँ जैसे मैं चाहूँगा वैसे होगा। और उसको लेकर के नेहरू के मन में जो कुंठा पैदा हो गई कि अब मैं जो हूँ महाराजा हरि सिंह को सबक सिखाऊंगा। और उसी का दुष्परिणाम ये निकल करके आया कि जहाँ जब दबाव बना, सारे राज्यों का विलय हो रहा था, तो वहाँ पर नेहरू जी अड़ गए इस बात पर, जबकि महाराजा हरि सिंह संपूर्ण विलय चाहते थे। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मैं अपने जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में करना चाहता हूँ, लेकिन नेहरू ने कहा कि संपूर्ण विलय नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका जो झुकाव था वो शेख अब्दुल्ला की तरफ था और वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला किसी न किसी रूप में वहाँ पर वो बना रहे। इसीलिए उन्होंने धारा 370 और 35 ए को स्वीकार किया, ताकि वहाँ पर अलग से प्रधान हो, अलग से विधान हो और अलग से वहाँ का जो है झंडा हो, निशान हो। इन तीनों चीज़ों को अलग करने का जो किया काम वो नेहरू ने। और जबकि इस बात के सरदार पटेल सख्त खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उन्होंने तो उस ड्राफ्ट को लिखने से ही मना कर दिया 370 के और 35 ए को। उन्होंने कहा मैं ये जो अलगाववादी वो है, जो देश को एक राज्य को दूसरे राष्ट्र से विभक्त करता है, मैं इसे ड्राफ्ट को नहीं तैयार करूंगा। तब जाकर के नेहरू ने वो किसी और से लिखवाया। और ये जो है अलगाववाद का, यदि आज भी ये जो धारा 370 है, 35 ए है, मोदी जी सरकार ने अपने उन जो मूल सिद्धांत थे आपके, चाहे जनसंघ के और चाहे बाद में भाजपा के, कि धारा 370 और 35 ए जब तक रहेगी तब तक वहाँ के नागरिक पूर्णतः अपने आप को भारतीय नहीं मान पाएंगे, वो अपने आप को अलग ही राष्ट्र मानते रहेंगे। तो ये जो अलगाववादी धारा थी, मैं इसे कहता हूँ अलगाववादी धारा,
इसको समाप्त करके बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है। और ये किया है कि वो भी अपने आप को ये माने कि वो भारत के ही नागरिक हैं और जम्मू और कश्मीर भारत का ही अंग है। अब वो विधिवत रूप से ये और हमने जनवाने का काम किया, ये बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया इसके लिए, उसके बलिदान निरर्थक नहीं गया। उनकी आत्मा भी स्वर्ग से बैठ करके मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान कर। लेकिन जब पाकिस्तान यूएन में गया, उसने चिट्ठी लिखी तो उसने राहुल को ऐड करा और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा वार था उसमें राहुल को शामिल कर लिया। जो राहुल यहाँ पे वक्तव्य दे रहे थे, जो कांग्रेस यहाँ पे बोल रही थी, उसी को आधार बनाकर यूएन में दिया। तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का साथ भारत में कांग्रेस क्यों देती है? इसकी मूल जड़ क्या है? मैं बताया ना आपको, कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो डॉक्टर ए ह्यूम ने की। ए ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था। कांग्रेस की स्थापना मैंने पहले ही बता चुका हूं, कांग्रेस की स्थापना कोई देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं की गई थी। कांग्रेस की स्थापना तो इसलिए की गई थी कि जो राष्ट्रवादी लोग उग्र रूप से अपने राष्ट्र को आज़ाद कराना चाह रहे थे, तो एक बीच का एक रास्ता कि ताकि उनकी उस उग्रता को, उनके जो आक्रोश है उसे निकालने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने उस वक्त के राष्ट्रभक्त देशभक्त लोग उनको बरगलाने का, बहकाने का काम तब भी किया, छलने का काम तब भी, छल और कपट से उन्हें छलने का काम किया भारत के जनता को। लेकिन आखिर में और सत्ता से जुड़ना ही उनका एक मकसद था, सत्ता हथियाना भी उनका एक मकसद था। और इसी कारण से कांग्रेस जो है वो सत्ता से अलग नहीं रह सकती। ये इस कारण से वो मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी। ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि मोदी का विरोध करिए, राजनीतिक रूप से करिए, लेकिन आप भारत का विरोध करने लगे। इसका ही फायदा पाकिस्तान ने उठाया और इसीलिए उन्होंने भारत के प्रमुख प्रतिपक्षी दल उसके मुखिया का बयान वहाँ कोट किया कि देखिए वहाँ का जो प्रतिपक्ष का मुखिया है वो भी देखिए किस तरीके की बात कर रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है और कहती है हमारा इतिहास इतना पुराना है, वो जो है एक राजनीतिक दल का विरोध करते करते, एक राजनीतिक दल के मुखिया का और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आज वो भारत का विरोध करने पर उतारू हो गई। तो इसे और क्या कह सकते हैं कि उनकी, मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर, उनकी मानसिकता पर। जिस तरह से कांग्रेस जब भी पाकिस्तान पे या अलगाववादियों पे देश की सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, कांग्रेस बिलबिलाने लगती है। क्या आप मानते हैं कि इस अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से राष्ट्रवाद के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रॉक्सी वार है? क्या इसको देखते हुए देश के लोगों को कांग्रेस की जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? देश की जवाबदेही तो इस देश की जनता ने तय कर दी और यही कारण है कि आज उन्हें वहां तक सीमित करके रख दिया जहां तक शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। हमारा जो है संख्या बल इतना रह जाएगा लोकसभा के अंदर, या हमारा राज्य में अन्य राज्यों से हमारा सफाया हो जाएगा। तो देश की जनता बहुत जागरूक है और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ देखती है और बहुत समझदार है और निर्णय लेती है सही समय पर। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करके केवल मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए, इसके लिए वो मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में वो कब भारत विरोधी हो जाए और कब पाकिस्तान परस्त हो गई उसे पता ही नहीं चला। आप हमेशा से प्रखरता से बात हिंदुत्व के ऊपर बातें रखते हैं और जो भी अपना बोलना होता है आप खुलेआम बोलते हैं। एक सवाल देश की कुछ बड़ा तबका है, वो एक सवाल हमेशा उसकी सोच में पनपता है कि नेहरू के होते हुए इंदिरा ने फिरोज़ खान से शादी करी, गांधी शब्द आज भी पीछे चल रहा है, आगे पंडित पीछे गांधी। इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? मैं एक चीज़ बताता चाहता हूँ आपको कि हमारा देश नैतिकता पर आधारित देश है और जब कोई नकटा देश का राजा बन जाता है और सारे लोग उसे नकटा कहकर चिढ़ाते हैं तो वो चाहता है या तो सारे नकटे हो जाएं ताकि तुझे कोई नकटा ना कहे। तो इसलिए आज उसी संस्कृति को, जो खुद नकटों वाली संस्कृति है, उसको भारत में प्रसारित करने का काम यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। ये जो इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता, गांधी नेहरू परिवार, ना वो गांधी है और ना वो नेहरू है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस झूठ को भी इस तरीके से फैलाया गया कि लोग इसे सत्य मान बैठे। तो बिल्कुल है, आपने सही कहा और मैं तो कहता हूं मुझे तो इनके
पंडित होने पर, जो ब्राह्मण होने का पंडित आगे लगाते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं कि उस पर भी संदेह है। अगर इनका इतिहास खोजा जाएगा तो आपको नेहरू नाम का खानदान कहीं वहां नजर नहीं आएगा, श्रीनगर और कश्मीर के अंदर। हाँ, आपको कौल नजर आएंगे, आपको और लोग नजर आएंगे, लेकिन नेहरू शब्द का खानदान कहीं नजर नहीं आएगा। और गांधी के नाम का जिस तरीके से दुरुपयोग करके ये अपने आप को पंडित गांधी नेहरू परिवार कहते हैं, ना ये पंडित हैं, ना नेहरू हैं, ना गांधी हैं, मुझे इस पर सख्त एतराज है। अब हम लौटकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं और हिंदू वाहिनी के प्रदेश मंत्री हैं। महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश जो कभी हाईवे पर बलात्कार के लिए जाना जाता था, भ्रष्टाचार और हत्याकांड और अपहरण के लिए जाना जाता था, 2.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पे चल पड़ा। 5 साल पूरे होते होते उत्तर प्रदेश की क्या सूरत हो गई, क्या सीरत हो गई। सूरत और सीरत की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, आपने अभी उनकी रेटिंग देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सबसे ज़्यादा यदि अंक किसी को प्राप्त हुए ऐसे मुख्यमंत्री को, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रदेश होते हुए, जो कि मैं कहता हूं कि कई तो ऐसे देश भी नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, और उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति, उसको सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। और जो कि प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तो उन पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए कि ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मबल है उन्होंने वो दिखा दिया कि आत्मबल जो है उस सारी व्यवस्थाओं को थामने के लिए पर्याप्त होता है। और उसी आत्मबल से, अपने उसी चारित्रिक बल के द्वारा उन्होंने आज उत्तर प्रदेश, जो बीमार प्रदेश बना गया था, जहां लूट डकैती भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसको पटरी पर लाने का काम किया। और आज जो हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में हिचकती थी, डरती थी कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो हम सुरक्षित लौट भी पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे, और पूरी तरीके से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए गुंडागर्दी और पूरे प्रदेश को अराजकता की स्थिति में झोंक दिया गया था। आज योगी जी, पता है कि योगी जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उनका अपना हो या पराया हो, लेकिन जो कानून के विरुद्ध जाएगा उसको वो बख्शेंगे नहीं। और यही कारण है कि आज पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के बाद, प्रधानमंत्री अपने उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। और वो वास्तव में योगी हैं। मोदी भी एक योगी हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी एक योगी हैं। और उन्होंने जो प्रेरणा पाई है वो गुरु गोरक्षनाथ जी से पाई है, जिसमें दलितों का, गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, बालकों का, महिलाओं का, सबका उत्थान कैसे हो, सबकी रक्षा कैसे हो, इसका बीड़ा उन्होंने उठाया। और उसके आप देख रहे हैं उसके परिणाम कि ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा अंक लेकर के मुख्यमंत्री की श्रेणी में आया है, उससे पुराने मुख्यमंत्री भी थे जिन नीतीश कुमार, वो भी आधे अंक पर जाकर ठहर गए, उन्हें 10 अंक मिले। और जबकि सारी जनता ने उन्हें जो है 20 अंक देकर के सर्वोच्च स्थान पर बैठाया, तो ये उसका नतीजा तो है। क्या इससे यह सिद्ध होता है, आप मानते हैं कि जब एक संत, एक महंत मठ या मंदिर से निकलकर अपनी सभ्यता संस्कृति के नवनिर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सियासत के मैदान में आकर खड़ा होता है और विरोधियों का हर बार सहने के लिए तैयार होता है, तो क्या आप नहीं मानते कि ऐसी स्थिति में राष्ट्र निर्माण के लिए, सभ्यता संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए हर हिंदू को पुनर्जागरण के रास्ते पर चल देना चाहिए? निश्चित रूप से आपने कहा कि योगी, मैं कहता हूं कि जो नाथ संप्रदाय है हमारा, भगवान गुरु गोरक्षनाथ जो साक्षात शिव अवतार हैं, उन्होंने ऐसे राजाओं को ही शिक्षा दीक्षा दे करके, और जो पूरा एक नाथ संप्रदाय का है, उन्होंने शिक्षित प्रशिक्षित करके समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। और उसी का कारण है जब जब देश पर आक्रमण किसी ने भी किए हैं तो ये नाथ संप्रदाय के जितने भी हमारे साधु संत हैं और उनके द्वारा प्रशिक्षित जितने भी राजा महाराजा रहे, उन्होंने सब कुछ वार दिया और ये राष्ट्र को कभी झुकने नहीं दिया और राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति इसको अक्षुण्ण बनाए रखा। आज वही काम, वही बीड़ा एक दूसरे सन्यासी ने, योगी ने उठाया है, गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य ने उठाया है। और निश्चित रूप से देश का हर युवा, प्रदेश का ही नहीं, मैं कहता हूं देश का हर युवा पूज्य योगी जी के सानिध्य में अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़कर आ रहा है और आएगा। अब हिंदू संस्कृति की जब बात करते हैं हम, तो एक सवाल खड़ा होता है और हम उस पर दूसरे रूप में काम करने जा रहे हैं, कुछ लोग करते भी हैं
ये जो घरों में मूर्तियाँ, तस्वीरें खंडित हो जाती हैं, कैलेंडर फट जाते हैं, लोग भगवान की तस्वीर को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 घर में पूजते हैं, लेकिन फिर उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, पेड़ के नीचे रख देते हैं, जहाँ गंदी मिट्टी सब कुछ सहन होता है। आप ऐसे लोगों को, गणेश चतुर्थी आ रही है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुओं को कि इस मानसिकता से कैसे बाहर निकला जाए? मैं सारे अपने सभी हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि जिनको हम श्रद्धा से पूजते हैं घर में रख करके, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऐसे अपने भगवानों की तस्वीर यदि हम उन्हें सही तरीके से विसर्जित नहीं करेंगे तो ये केवल हम अब हिंदू धर्म का ही अपमान नहीं कर रहे, अपने पूर्वजों का अपना अपमान कर रहे हैं। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसी सभी मूर्तियां जो हमारे यहाँ खंडित हो जाती हैं या जो हमारे पूजा स्थल पर रही हैं या जिन पर भगवान की तस्वीर अंकित है, उनको हम सिलाकर आएँ। अगर सिला नहीं सकते हैं तो किसी नदी के किनारे जो खड्डा खोद करके वहाँ उसे दबा दें, ताकि वो उनका अपवित्र ना हो, वो किसी के पैरों तले ना रौंदी जाएँ। तो इनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो, अगर यही बच्चे आपके साथ इसी तरीके से करें, आप ये मानिए कि आपके बच्चों के आप भगवान हैं। और यदि आपके साथ जब तक आप बच्चे हैं वो, तब तक वो आपके लिए श्रद्धा का विषय है, और यदि वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी आपके साथ ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों के सामने अपनी उन्हीं देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को और ऐसी मूर्तियों को जो विसर्जित करने लिए हैं, उनको अगर सही तरीके से करेंगे तो बच्चे भी आपसे प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से उसी सम्मान की दृष्टि से वो आपको भी देखेंगे और ऐसा सम्मान आपको भी देंगे। एक बड़ी विचित्र सी बात होती है जब ये मूर्ति की बात आती है। जिस योगीराज श्री कृष्ण ने दुनिया में सीना ठोक के कहा कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, उसकी खंडित मूर्ति किसी चौराहे पे पेड़ के नीचे गंदगी में पड़ी होती है, तो क्या आपका मन विचलित नहीं होता देख के? निश्चित रूप से विचलित होता है, और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं जो प्रेरणा लेकर के काम कर रही हैं। हमारी चाहे वो अखिल भारतीय हिंदू इतिहास रक्षक वाहिनी के कार्यकर्ता हों, वह इस कार्य पर लगे हैं। हमारे हिंदू महासभा के, मेरठ महासभा के बहुत से कार्यकर्ता हैं, जिसमें अभिषेक अग्रवाल एक नाम है, वह निरंतर जो है इस तरीके की, जब अपने नवदुर्गे प्रारंभ होते हैं और उसके बाद जब नवदुर्गे समाप्त होते हैं तो अपने घर में जो देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट्स करा करके वो कहते हैं कि भाई इनको हमारा एक वाहन आएगा और उस वाहन में आप इसे डालिए, और उसके बाद उन्हें ले जा करके हम गंगा के किनारे खड्डा खोद करके वो उसके द्वारा उनको जो है विसर्जित करते हैं, उनको स्थान देते हैं, समाधिष्ट कराते हैं उन मूर्तियों को। तो ये सभी लोगों को, जितने भी हिंदू धर्मावलंबी जितने भी काम कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में, मेरा उनसे करबद्ध आग्रह है कि वह केवल यही तक सीमित होकर के ना रह जाए कि हमने मूर्ति स्थापित की, उसकी पूजा की, बल्कि उनका सही प्रकार से विसर्जन हो, सही प्रकार से वो समाधिष्ट हो, इसके लिए भी उन्हें प्रयास करना चाहिए। अन्यथा मैं समझता हूं कि हम हिंदू धर्म का सेवा ना करके अपमान कर रहे हैं, जो किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर, हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के मंत्री और अखिल भारतीय हिंदू इतिहास रक्षक वाहिनी के मार्गदर्शक। जय श्री राम। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।